Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav. This one is the 19th lecture of digital communication. Today we will see remaining part of previous lecture, that is time division multiplexing. ठीक है, तो जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है तो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कोड। क्लियर है यहाँ तक? जब हम दो सिग्नल्स को डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड करेंगे तो इस टाइप की जो भी हमारी मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेसिंग होती है या सेपरेशन होता है दो सिग्नल्स के बीच में, इनको हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि दो टर्म्स होते हैं, एक होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा टर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो टर्म्स होता है, वन इज TDM एंड अनदर वन इज TDM PAM। ठीक, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है जनरली हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि वाई क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ सेपरेशन दोनों में आप लोगों को बता रहा हूँ। बेटा जैसे आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम मेंशन किया गया है, यहाँ पे एक लो पास फिल्टर है, देन मैंने आप लोगों को बताया था दिस सर्कुलर डिवाइस इज नोन एज कम्यूटेटर, द आउटपुट ऑफ कम्यूटेटर इज प्रोवाइडेड टू द पल्स मॉड्यूलेटर, देन इट्स आउटपुट इज प्रोवाइडेड टू द चैनल एंड देन इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रिसीवर। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होगा। बात समझ में आई? डिजिटल फॉर्म मतलब इन फॉर्म ऑफ 1 and 0। क्लियर बात? अगर हमारा सिग्नल इन फॉर्म ऑफ 1 and 0 में है तब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इनपुट में एक पूरी बिट स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 0 1 0 की। बात समझ में आई? तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया 1 to n, दैट मीन्स अगर हमारे ट्रांसमीटर में टोटल n ट्रांसमीटर्स है, ट्रांसमीटर साइड में अगर टोटल n ट्रांसमीटर्स हैं और हर ट्रांसमीटर के पास जो भी डिजिटल जो भी सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म में है, दैट मीन्स 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। याद रहेगा आप लोगों को, अगर हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो इन फॉर्म ऑफ बिट्स है तो इस टाइप के सिग्नल्स को, इस टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम को हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, लेकिन अब दूसरा पार्ट जो होता है जिसको मुझे इस क्लास में आप लोगों को कवर करना है, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वो क्या है और TDM और PAM में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ। बेटा अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी हमारा इनपुट होगा वो बिट के फॉर्म में होगा। बात समझ में आई? उसमें कोई भी यहाँ पे मॉड्यूलेटर या कोई भी हमारा मॉड्यूलेटर या फिर कोई भी फर्दर सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन की कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? लेकिन अगर हमारे इनपुट में जो भी सिग्नल है वो बिट्स के फॉर्म में ना होकर अगर वो सिग्नल हमारे एनालॉगस फॉर्म में है तब क्या होगा? ठीक है, इसी चीज को मैं एक इसके बाद वाले जो भी स्लाइड है उसमें मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ट्रांसमीटर साइड को आप लोगों को अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ट्रांसमीटर साइड को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी हमारा TDM PM ट्रांसमीटर है। सिर्फ अभी इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा इनपुट सिग्नल अगर वो सैंपल्ड फॉर्म में है तब अगर हमारा एनालॉग सिग्नल सैंपल्ड फॉर्म में है, वो बिट के फॉर्म में नहीं है, वो सैंपल्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स अगर वो सैंपल्ड एम्पलीट्यूड के फॉर्म में है तो इस टाइप के इनपुट को अगर मुझे ट्रांसमीटर से रिसीवर में भेजना है देन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम इज नोन एज TDM PM। क्लियर बात? इसके लिए जो भी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का जो भी डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी इनपुट सिग्नल मेंशन किए गए, यहाँ पे इनपुट सिग्नल मैंने 1 to n तक मेंशन किया है। अगर ये जो इनपुट सिग्नल है वो मेरे एनालॉगस सिग्नल है और मैंने उनको सैंपल करने के कौन से मेथड होते हैं, मैंने क्या बताया था कि when we want to sample any analog signal, at that time we are using sampling, and there are the three type of sampling. One is the ideal, the second one is the natural, and third one is the flat top sampling. ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। When we use flat top sampling, then flat top sampled signal is also known as PAM signal. बात समझ में आई? ठीक, तो अगर मैंने जो भी मेरा इनपुट सिग्नल है, जो भी एनालॉगस सिग्नल है, अगर मैंने उसको सैंपल किया है, ठीक है, अब सैंपल कैसे दिखता है, मैं अगर एक स्लाइड मूव करूं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक स्लाइड मूव करूं, हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट मेंशन किए हैं,
हाँ, जैसे ही आप लोगों को दिख रहा है ये एक एनालॉगस सिग्नल है, ये आप लोगों को यहाँ पे एक एनालॉगस सिग्नल दिख रहा है। मैंने सैम्पलिंग के थ्रू इसके कुछ सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट किया है, बात समझ में आई। अब अगर इस टाइप के सैंपल्स को मैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड करूंगा, देन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज TDM-PAM। बात क्लियर हुई। अगर इनकी जगह मेरी बिट स्ट्रिंग हुई, दैट इज 101010 की अगर कोई बिट स्ट्रिंग होती है, तो उस टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग को हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। आई थिंक दोनों में अब आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मेरे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है वो एनालॉगस फॉर्म में होता है, एंड बाय यूजिंग PAM वी कन्वर्ट इनटू इन सैंपल फॉर्म, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सैंपल फॉर्म, ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया। तो जो मेरा इनपुट सिग्नल एनालॉगस सिग्नल था, अब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो एक ट्रांसमीटर का सिग्नल ये हो गया, ठीक है। मैं फिर से ट्रांसमीटर साइड में आ रहा हूँ, फिर से मैं प्रीवियस स्लाइड में आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये तो जो सपोज यहाँ पे एक एनालॉगस सिग्नल था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग की, सबसे पहले मैंने इसको प्री एलियास फिल्टर से पास ऑन किया। प्री एलियास फिल्टर से पास ऑन करने के बाद जो भी FS से जो भी फ्रीक्वेंसी FM से ज्यादा होती है उसको हमारा प्री एलियास फिल्टर हटा देता है, रिमूव कर देता है, ताकि हमारी एलाइजिंग इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब हम लोगों ने ये प्रोसेसिंग की, तो हमारा जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, वो जो भी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या जो हमारा मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी FM से कम होगी, ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे इनपुट साइड में मिल जाएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को। देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो इनपुट सिग्नल है मैंने इनको सैंपल कर दिया, ठीक। सैंपल करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरे इनपुट सिग्नल है यहाँ पे सैंपल हो जाते हैं, और ये जो डिवाइस है यहाँ पे, ये जो मेरा सर्कल है, ये सर्कल क्या करता है कि जितने सैंपल्स होंगे उन सैंपल्स में से एक एक सैंपल को कलेक्ट करेगा और देन रिसीवर साइड वो ट्रांसमिट करेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को वेवफॉर्म में 3 सैंपल दिखाए थे, तो यहाँ पे 3 सैंपल दिखेंगे बेटा। वैसे जो हमारा सेकंड सिग्नल होगा, सेकंड सिग्नल के भी 3 सैंपल रहेंगे। जो हमारा थर्ड सिग्नल हुआ, थर्ड सिग्नल के भी 3 सैंपल हुए। बात समझ में आई। तो कम्यूटेटर का काम ये है कि कम्यूटेटर में ये जो यहाँ पे कम्यूटेटर है, ये जो ट्रांसमीटर साइड का जो कम्यूटेटर होता है, ट्रांसमीटर साइड का कम्यूटेटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है। दैट मींस ये टुवर्ड्स दिस साइड मूव करेगा, ठीक है। ट्रांसमीटर साइड का जो कम्यूटेटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है, तो एक बार ये फर्स्ट को पॉइंट आउट करेगा, देन सेकंड को पॉइंट आउट करेगा, देन थर्ड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। जब ये फर्स्ट ट्रांसमीटर को पॉइंट आउट करेगा, तो फर्स्ट ट्रांसमीटर का जो भी एक सैंपल है उसको वो कलेक्ट करेगा। जब वो सेकंड को पॉइंट आउट करेगा, तो सेकंड ट्रांसमीटर का जो एक सैंपल है उसको कलेक्ट करेगा। देन वो जब थर्ड को पॉइंट आउट करेगा, तो थर्ड ट्रांसमीटर के एक सैंपल को वो कलेक्ट करेगा। बात समझ में आई। तो जब हमारा कम्यूटेटर एक बार मूव करता है, तो 1 रोटेशन पे जितने भी ट्रांसमीटर है उनके वो एक सैंपल कलेक्ट कर लेता है, मिनिमम एक सैंपल कलेक्ट कर लेता है, अगर सबकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल है। बात समझ में आई। अब मैं बार बार सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सपोज इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमारे तीनों सिग्नल है, तीनों सिग्नल की अगर मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी सेम आती है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है हमारा सैंपल रेट, 1 अपॉन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है हमारा सैंपल टाइम, ठीक है। तो 1 अपॉन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अगर तीनों सैंपल की इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सैंपल्स के बीच की दूरी, इसके सैंपल्स के बीच के डिस्टेंस और इसके सैंपल्स के बीच के डिस्टेंस सभी हमारे इक्वल होंगे। बात समझ में आई। तो अगर सभी सैंपल्स के बीच के डिस्टेंस इक्वल है, तो हमारे जो हमारे कम्यूटेटर है, हमारे कम्यूटेटर को ज्यादा एडजस्ट करने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। वो एक रोटेशन में सबका एक सैंपल लेगा, देन वापस से मूव करेगा टुवर्ड्स फर्स्ट ट्रांसमीटर, देन फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और सेकंड रोटेशन पे फिर सबका सेकंड सैंपल कलेक्ट कर लेगा। बात यहां तक समझ में। जब हमारा जो भी हमारा कम्यूटेटर है, जब वो सैंपल को कलेक्ट कर लेता है, देन वो हमारा इस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद वो टुवर्ड्स चैनल हमारे इसको मूव करा देता है, ठीक है, टुवर्ड्स चैनल इसको मूव करा देता है, ठीक है। अगर इसी का सेम आपको मैं रिसीवर साइड का डायग्राम बताऊं, तो इस रिसीवर साइड का डायग्राम कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगा, ठीक है। चैनल से जो भी सिग्नल आया, सबसे पहले यहाँ पे उसको कम्यूटेटर में प्रोवाइड किया गया। कम्यूटेटर में प्रोवाइड करने के बाद जो रिसीवर साइड का डी कम्यूटेटर है और ट्रांसमीटर साइड का कम्यूटेटर है, दोनों के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है कि जब ट्रांसमीटर साइड हमारा कम्यूटेटर पहले ट्रांसमीटर को पॉइंट आउट करेगा, मतलब जब वो ट्रांसमीटर साइड पहले ट्रांसमीटर का सैंपल लेगा, उसी समय ये जो हमारा डी कम्यूटेटर का जो भी एरो है वो पहले रिसीवर की तरफ मूव रहेगा।
बात समझ में आई? तो पहले ट्रांसमीटर से सिग्नल लिया गया, चैनल में आया और डी कम्यूटेटर से उसको पहले रिसीवर को प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, वैसे जब हमारा कम्यूटेटर सेकंड ट्रांसमीटर को पॉइंट आउट करेगा तो उस समय जो भी हमारा रिसीवर का ये जो एरो है वो हमारे सेकंड रिसीवर को पॉइंट आउट करेगा। तो सेकंड ट्रांसमीटर से सिग्नल लिया, चैनल के थ्रू सेकंड रिसीवर को प्रोवाइड कर दिया गया। बात समझ में आई? इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेव फॉर्म्स यूज किए आप लोगों को, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेव फॉर्म्स यूज किए। आप लोग ये वेव फॉर्म्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट जो भी हमारा फर्स्ट ट्रांसमीटर है उसके सैंपल्स हैं, सपोज जो भी हमारा सेकंड ट्रांसमीटर है उसके सैंपल्स हुए। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही सिग्नल है, ठीक है, तो हम जो भी हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, सबसे पहले इसका सैंपल लिया जाएगा, देन इसका सेकंड ट्रांसमीटर का पहला सैंपल लिया जाएगा, फिर फर्स्ट का दूसरा सैंपल लिया जाएगा, देन सेकंड ट्रांसमीटर का दूसरा सैंपल लिया जाएगा, देन फर्स्ट का तीसरा सैंपल लिया जाएगा, देन सेकंड ट्रांसमीटर का तीसरा सैंपल लिया जाएगा। बात समझ में आई? तो आफ्टर डीमल्टीप्लेक्सिंग जो भी हमारा सिग्नल रहेगा वो मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा ये फर्स्ट ट्रांसमीटर का सैंपल, देन सेकंड ट्रांसमीटर का सैंपल, फर्स्ट ट्रांसमीटर का सैंपल, देन सेकंड ट्रांसमीटर का सैंपल। ठीक है, जब ये सारे सैंपल, जब ये पूरी एक स्ट्रिंग हो जाती है जिसमें डिफरेंट ट्रांसमीटर्स के सैंपल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तब इस वेवफॉर्म को हम टुवर्ड्स रिसीवर ट्रांसमिट करते हैं। बात आप लोगों को समझ में? अच्छा, ये मेथड क्यों यूज किया जाता था आप लोगों को पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि जब सैम्पलिंग की जाती है तो जो भी एनालॉगस सिग्नल होता है उसको इस टाइप के कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब एक सैंपल ये आएगा, फिर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद सेकंड सैंपल आएगा, फिर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद थर्ड सैंपल आएगा, फिर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद फोर्थ सैंपल, और ऐसा आगे जाते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस सैंपल के पास इंफॉर्मेशन है, इस सैंपल के पास इंफॉर्मेशन है, इस सैंपल के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बीच में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है तो इतना जो हमारा टाइम इंटरवल है वो तो हमारा पूरा वेस्टेज जा रहा है। ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या की जाती है, इस टाइप से सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है कि इस वेस्टेज पार्ट का यूज हम कर पाए किसी दूसरे ट्रांसमीटर के सिग्नल को सेंड करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा टाइम इंटरवल है जिसमें कोई सैंपल नहीं है, इसमें हमने सेकंड ट्रांसमीटर के सैंपल को ऐड कर दिया है। वैसे अगर कोई थर्ड ट्रांसमीटर और होता तो उसके सैंपल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई अगर मैं मान रहा हूँ कि कोई 3 ट्रांसमीटर्स हैं जिनके सैंपल्स आपस में लिए गए हैं, तो अगर मान लीजिए 3 ट्रांसमीटर होंगे तो ये देखिए अलग अलग कलर से मैंने इनको बनाया है। फर्स्ट का ट्रांसमीटर का सैंपल लिया, देन सेकंड ट्रांसमीटर का सैंपल लिया, देन थर्ड ट्रांसमीटर का सैंपल लिया। अब यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस में, इतनी डिस्टेंस में जो भी हमारा कम्यूटेटर है उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट किया है। तो जब हमारा जो कम्यूटेटर है एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो एक रोटेशन पे वो सारे ट्रांसमीटर के एक एक सैंपल को कंप्लीट किया। बात यहाँ पर समझ में आई आप लोगों को? अगर हम कम्यूटेटर का यूज नहीं करते या मल्टीप्लेक्सिंग अगर हम नहीं करते तो क्या होता कि सिर्फ पहला सैंपल जाता और इतना टाइम हमारा पूरा वेस्टेज जाता। तो इतने टाइम का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। ठीक है, एक रोटेशन के बाद हमने देखा कि अभी भी दोनों ट्रांसमीटर के पास में, तीनों ट्रांसमीटर के पास में सैंपल बचे हैं। तो फिर से हमारा कंप्यूटर अगेन मूव किया, उसने तीनों ट्रांसमीटर से उनका सेकंड सैंपल ले लिया, फिर उसने अगेन मूव किया और तीनों ट्रांसमीटर से उसने थर्ड सैंपल ले लिया। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस टाइप की जो एक डिस्क्रीट सीक्वेंस दिख रही है, ये डिस्क्रीट सीक्वेंस क्या है, तीनों अलग अलग ट्रांसमीटर्स के सैंपल्स हैं। ठीक है, और इन्हीं सैंपल्स को भेजा जाता है रिसीवर साइड में। बात यहां तक समझ में आई? तो आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा बेटा कि ये जो हमारे सैंपल्स हैं ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फॉर्म में है। ठीक है, ये फ्लैट टॉप सैंपल्ड फॉर्म में है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम इज आल्सो नोन एज TDM-PAM सैंपलिंग या TDM-PAM मल्टीप्लेक्सिंग। याद रहेगा आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि बेसिकली होता यही है कि हम लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता। अगर दोनों के बीच में आपको प्रॉपर डिफरेंस देखना है तो मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है आप लोगों को इससे शायद दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये सिंपल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लेक्सर है ट्रांसमीटर साइड, डीमल्टीप्लेक्सर है रिसीवर साइड, और जो यहाँ पे इनपुट 1 2 3 मैंने जो लिया गया है यहाँ पे सारे ट्रांसमीटर के पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफॉर्म ऑफ बिट्स है। तो जब हमारे पास में ट्रांसमीटर के पास में इनफॉर्म ऑफ बिट्स इंफॉर्मेशन होती है और हम उसको ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स रिसीवर, देन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम इज नोन एज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आई रिपीट, when transmitter consists information in form of bits, that is in form of 1 and 0, then in this type of then in this
then here the multiplexing procedure happen, and after multiplexing the transmitter transfer their information towards receiver. क्लियर है यहाँ तक? वैसे ही अगर मैं इसको आप लोगों को टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का अगर मैं डायग्राम आप लोगों का एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जहां पे भी इस टाइप का पल्स मॉड्यूलेटर आप लोगों को एग्जिस्ट करेगा डायग्राम में, तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि जो हमारा इनपुट सिग्नल था, इनपुट सिग्नल हमारा एनालॉगस फॉर्म में था, हमने उसको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया। जब हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग, दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज TDM PAM मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, अब आप लोगों को शायद दोनों डायग्राम में या दोनों में प्रॉपर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इन TDM the input signal is in the form of bits, and in TDM PM the input signal is in analogous form, and we convert the analogous signal into the form of samples, and then we transfer the sample towards the receiver. ठीक है, आई थिंक अब दोनों में आप लोगों को डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक वैसे ही वेवफॉर्म के टर्म में बताऊं, तीनों सिग्नल्स को एक साथ बताऊं, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज यहाँ पे जो आप लोगों को जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये एक C सिग्नल है, ये एक A सिग्नल है, ये एक आप लोगों को जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, सपोज ऐसा कोई ट्रांसमीटर है जो DC सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, और ऐसा कोई सिग्नल है जो हमारा लीनियर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ABCD 4 डिफरेंट टाइप के ट्रांसमीटर है, वो अलग अलग टाइप की वेव्स ट्रांसफर कर रहा है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या होगा, हम सीधे सीधे एनालॉग सिग्नल तो हम लोग TDM से पास ऑन नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एनालॉगस सिग्नल को हमें मल्टीप्लेक्स करना है बाय यूजिंग, हमें एनालॉगस सिग्नल को टुवर्ड्स रिसीवर ट्रांसमिट करना है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एनालॉग सिग्नल है तो मैं उसको बाय यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में उसको सेंड नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे यूज करना पड़ेगा PAM। ठीक है, TDM PM। तब क्या होगा, PM में क्या होता है कि जो भी हमारा एनालॉगस सिग्नल होता है उसको हम लोग इन फॉर्म ऑफ सैंपल्स डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज हो रहा होगा कि जैसे ये वाला जो हमारा C एक सिग्नल है, तो C सिग्नल के जो यहाँ पे सैंपल्स आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, वैसे जो A सिग्नल है, A सिग्नल के कुछ आप लोगों को सैंपल मेंशन हो रहे होंगे। वैसे जो हमारी एक लीनियर, एक B सिग्नल जो है वो लीनियर एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो इसके भी आप लोगों को सैंपल दिख रहे होंगे। वैसे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन D है, दैट मींस कोई ऐसा ट्रांसमीटर जो DC सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, इसके आप लोगों को प्रॉपर्ली यहाँ पे पूरे सैंपल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जब इस टाइप के सैंपल को हमें ट्रांसफर करना होता है, फर्स्ट वी हैव टू डू PM, दैट इज सैंपलिंग हमें करना होगा। जब यहाँ पे सैंपल हो जाएगा, हमारे अलग अलग सैंपल मिल जाएंगे, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेटा थ्योरी मेंशन की गई है, इन थ्योरी में भी बताया गया है कि ये किस टाइप के सिग्नल है और उनको कैसे कैसे सैंपलिंग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब जो भी हमारी TDM है उसके दो टाइप होता है। फर्स्ट वन इज एसिंक्रोनस TDM, क्लियर है, एंड द सेकंड वन इज सिंक्रोनस TDM। याद रहेगा, एक हमारा सिंक्रोनस TDM होता है, एक हमारा एसिंक्रोनस TDM होता है। नाउ व्हाट इज सिंक्रोनस TDM एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस TDM? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी सिंक्रोनस TDM होती है, सिंक्रोनस TDM में हर ट्रांसमीटर के जो भी सैंपलिंग रेट होते हैं, या सैंपलिंग रेट को आप लोग FS से ही समझिए। ठीक है, हर ट्रांसमीटर के जो भी सैंपलिंग रेट होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये सैंपलिंग रेट इक्वल कब होंगे, जब उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। बात समझ में आई? तो अगर हमारे ट्रांसमीटर के जो भी सिग्नल है, अगर सभी की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज सेम सैंपलिंग रेट, और जो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग होगी उसको हम लोग सिंक्रोनस मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। ठीक है, और उस समय जो अगर हमें ट्रांसमीटर बैंडविड्थ निकालनी है तो हमें FS डिवाइड बाई 2 करना होगा, मल्टीप्लाई बाई N करना होगा। N क्या है यहाँ पे, एंड आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल ट्रांसमिटेड पर सेकंड को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, वैसे ही आपको जो सेकंड टाइप है वो है यहाँ पे एसिंक्रोनस TDM। एसिंक्रोनस TDM हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे सारे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो जब हम उन्हें सैंपल करेंगे तो डेफिनेटली उस समय जो भी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो भी अलग अलग होगी। तो जब हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो उस टाइप के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, मल्टीप्लेक्स करने के लिए हमें जो भी मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम यूज करनी होती है, दैट मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम इज नोन एज एसिंक्रोनस TDM। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो जो भी हमारी एसिंक्रोनस TDM होती है, उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कम्यूटेटर डिजाइन करना। ठीक है, जो भी हमारी सिंक्रोनस TDM होती है बेटा, सिंक्रोनस TDM में हमारा जो भी कम्यूटेटर है वो एक बार में सभी के एक ही सैंपल लेता है।
ठीक है। लेकिन जो एसिंक्रोनस टीडीएम है उसमें अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हमारे कम्यूटेटर का रोटेशन चेंज होता है। कई बार ऐसा भी आप लोगों को दिखेगा कि जो हमारा कम्यूटेटर है वो एक बार में एक रोटेशन में एक ट्रांसमीटर के 2 सैंपल्स कंसीडर कर ले या 3 सैंपल्स कंसीडर करे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो भी हमारे ट्रांसमीटर है उसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, चलिए अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, पहला और सबसे मेन एडवांटेज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का है कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होता है वो फुली होता है। जबकि जब हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फुल चैनल बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। थोड़ी सी चैनल बैंडविड्थ या अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल बहुत ही लिमिटेड फ्रीक्वेंसी का यूज होता है जितने हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आई? तो ये आप बोल सकते हैं कि ये सबसे मेन एडवांटेज है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। सेकंड वन इज जो भी इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन होते हैं, ठीक है, इंटरमॉड्यूलेशन जो भी डिस्टॉर्शन होते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में वो नहीं होता है। जब बाकी अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन ऑकर होता है। ठीक, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो अभी हम लोगों ने जो सर्किटरी देखी थी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर्किटरी को इस्टेब्लिश करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और इसमें क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक मतलब होता है कि सपोज हमारे पास 3 सिग्नल्स हैं और जब हम तीनों सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो तीनों के एक सैंपल ट्रांसमिट हो रहा है। तो जब तीनों के एक सैंपल ट्रांसमिट हो रहे हैं, अगर एक सैंपल का कुछ पार्ट सेकंड सैंपल के ऊपर ओवरलैप होता है तो इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक प्रॉब्लम या क्रॉस टॉक डिस्टॉर्शन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सैम्पलिंग की जाती है, लो पास फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है, तो यहाँ पे ये जो हमारी क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम होती है वो ये नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट है, टीडीएम सर्किटरी इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये टीडीएम की सर्किटरी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होती, हमें सिर्फ डिजाइन करना होता है कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर की कैसे डिजाइनिंग होती है मैं स्लाइड को बैक साइड मूव करा के आप लोगों को एक बार बताऊंगा कि ये टीडीएम जब हम सर्किटरी ड्रॉ कराते हैं तो सिर्फ सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमें उसके कम्यूटेटर डीकम्यूटेटर को ड्रॉ करना है बस। ठीक है, ओके। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो भी हमारे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के। पहला तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो मैंने जब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था उसी समय बताया था कि क्योंकि कम्यूटेटर ट्रांसमीटर साइड होता है, डीकम्यूटेटर रिसीवर साइड होता है, और एक प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए ताकि फर्स्ट ट्रांसमीटर का जो भी सिग्नल है वो फर्स्ट रिसीवर तक ही पहुंचे, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर का यूज़ करते हैं, उनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो पूरा का पूरा जो भी हमारा डेटा है वो लॉस हो जाएगा, और यही हमारा सबसे मेजर लिमिटेशन है, या इसको ड्रॉबैक है, या इसको लिमिटेशन आप बोल सकते हैं हमारे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। ठीक है, और जो भी हमारे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो हमारे कुछ है, और एक तीसरा और है बिट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, जो भी हमारे एरर आने की प्रोबेबिलिटी होती है ये भी हमारे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होती है। ये 2-3 एरर्स है हमारे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि बैक साइड मूव करके मैं आप लोगों को एक कम्यूटेटर डिजाइनिंग का कुछ पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वो पार्ट एक्सप्लेन करता हूं मैं, उसके बाद जो भी हमारा ये जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ हम जो एक देखने जा रहे हैं वो होता है कम्यूटेटर डिजाइनिंग। ठीक, अब कम्यूटेटर डिजाइनिंग का कुछ पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मैंने एक सर्किटरी बनाया है, इस सर्किट को कहा जाता है, इस डायग्राम को कहा जाता है कम्यूटेटर। ठीक, अब कम्यूटेटर में यहाँ पे आप लोगों को पॉइंटर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो आप लोगों को पार्ट दिख रहा है, ये जो आप लोगों को पार्ट दिख रहा है, ये जो आप लोगों को कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं, ये हमारे, इनको कहा जाता है सैंपल कॉन्टैक्ट्स। ठीक, ये जो हमारे आप लोगों को एक लीनियर जो एक लाइन दिख रही है जो हमारे टुवर्ड्स रिसीवर को पॉइंट आउट कर रही है, ये हमारे सिंक्रोनाइजेशन की लाइन है कि इसी के थ्रू हमारे डीकम्यूटेटर और कम्यूटेटर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, तो जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं या जब भी हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें मेन डिज़ाइन करना होता है इसी को। ठीक, अब इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, जो भी हमारा डायग्राम होता है, जो भी हमारा सर्कल होता है वो सभी के लिए सेम होता है, जो भी हमारा पॉइंटर होता है वो भी सभी के लिए सेम होता है, जो हमारा ये जो लीनियर और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स रिसीवर जो मैंने ड्रॉ किया ये भी सभी के लिए सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस आता है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एनालॉगस इनपुट जो मैंने मेंशन किया,
ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे एनालॉगस इनपुट मेंशन किया, ये हमारे सर्किट टू सर्किटरी वेरी करता है। बात समझ में आई? सपोज अगर मेरे पास 4 सिग्नल्स हैं, सपोज अगर मेरे पास 4 सिग्नल हैं और सभी की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, सभी की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल है, उस समय मुझे यहाँ पे 4 ही कॉन्टैक्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ये जो लाइन है, ये पहले वाले ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दूसरे वाले ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरे वाले ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये चौथे वाले ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप लोगों को यहाँ पे 4 अलग अलग एंड्स दिख रहा है। ये हमारे ट्रांसमीटर, पहले वाले ट्रांसमीटर को के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को। बात समझ में आई? मैं सभी के एक एक सैंपल तभी लूंगा, उसी कंडीशन में लूंगा जब हमारे चारों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी एक हो। बात समझ में आई? और उसी समय सबकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी एक होगी। तो कभी भी अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो मैंने आप लोगों को अभी स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक, लेकिन अगर हमारे जो भी मैसेज सिग्नल है, अगर उनकी मैसेज फ्रीक्वेंसी या उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सपोज पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, दूसरे की है 1 किलोहर्ट्ज, तीसरे की है 2 किलोहर्ट्ज, चौथे की है 2 किलोहर्ट्ज। ठीक, तो क्योंकि चारों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो हम जानते हैं कि जब हम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमें टाइम मिलता है। तो जब मैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा। तो डेफिनेटली जो 2 के लिए टाइम है वो अलग होगा और जो 1 किलोहर्ट्ज के लिए जो टाइम है वो अलग होगा। अब ये क्या टाइम होता है? ये टाइम होता है 2 सैंपल्स के बीच का डिफरेंस। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि पहले के 2 सैंपल्स के बीच का डिफरेंस सेम है और लास्ट के 2 सैंपल्स के बीच का डिफरेंस सेम है, लेकिन अगर मैं चारों की बात करूं तो उनके सैंपल्स अलग अलग है। क्लियर बात? तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय हमें इस कम्यूटेटर को ऐसे डिज़ाइन करना होता है ताकि हमारा कम्यूटेटर हर एक रोटेशन पे सबके एक एक सैंपल कलेक्ट करे। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कम्यूटेटर डिज़ाइनिंग समझने में लोगों को दिक्कत आती है। ठीक, हमें कम्यूटेटर को ऐसे डिज़ाइन करना होता है कि कम्यूटेटर हर एक रोटेशन पे मिनिमम सबका एक सैंपल कलेक्ट करे। बात यहाँ तक समझ में आई? जैसे मैं आप लोगों को जो बताया कि पहले की जैसा हमारा पहला जो भी हमारा ट्रांसमीटर है, 2 मिनट जो भी मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। सबसे पहले जो भी हमारा पहला ट्रांसमीटर है, सपोज अगर उसकी FM, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 किलोहर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, तीसरे की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, चौथे की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैसेज दिया होता है, क्वेश्चन में मैसेज दिया होता है हमारे कंडीशन में। तो सबसे पहले हम लोग मैसेज की फ्रीक्वेंसी से हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस ऑफ FM से ज़्यादा होनी चाहिए या मिनिमम ट्वाइस ऑफ FM होनी चाहिए, जिसे हम नाइक्विस्ट रेट कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं पहले वाले ट्रांसमीटर के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बात करूं तो पहले वाले ट्रांसमीटर के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 2 किलोहर्ट्ज क्योंकि मैंने ट्वाइस कर दिया है, दूसरे वाले के लिए भी 2 किलोहर्ट्ज क्योंकि मैंने ट्वाइस कर दिया है, तीसरे वाले के लिए 4 किलोहर्ट्ज क्योंकि मैंने इसमें भी ट्वाइस किया, चौथे वाले के लिए भी 4 किलोहर्ट्ज क्योंकि मैंने इसमें भी ट्वाइस किया। बात समझ में आई? तो पहले की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आई 1 किलोहर्ट्ज। ठीक, 1 किलो को मैं 1000 हर्ट्ज कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो हर्ट्स होता है ये फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसको टाइम में चेंज करूँ तो मैं इसको 1 अपॉन टाइम भी कह सकता हूँ, दैट मीन्स, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो 1000 हर्ट्स को मैं 1000 पर सेकंड भी कह सकता हूँ। आप लोगों को अगर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तो जो भी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो सैंपल्स को रिप्रेजेंट करती है, जो भी हमारा सैम्पलिंग रेट होता है वो सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स जो हमारे पहले ट्रांसमीटर है उसके पास है 1000 सैंपल पर सेकेंड। ठीक है, वैसे जो भी हमारे सेकेंड वाला जो भी हमारा ट्रांसमीटर था उसके पास भी है सैंपल है 1000 सैंपल पर सेकेंड। जो भी हमारा तीसरा वाला जो भी हमारा ट्रांसमीटर था उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज। तो उसके पास जो भी हमारे सैंपल्स हुए, कितने सैंपल्स हुए उसके पास हुए हमारे 4000 सैंपल पर सेकेंड। और जो भी हमारे चौथे वाले ट्रांसमीटर के पास कितने सैंपल हुए, चौथे वाले ट्रांसमीटर के पास भी हमारे सैंपल हुए 4000 सैंपल पर सेकेंड। तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो ओवरऑल सैंपल्स कितने हो गए? नीचे के दो में आप लोगों को 4000 सैंपल मिले, दैट मीन्स 8000 सैंपल हो गए। ऊपर इसमें मिला 2000, दैट मीन्स 10000 हो गए। इसमें मिला 2000, दैट इज 12000 सैंपल्स हो गए। तो ओवरऑल हमारे 4 सिग्नल्स के पास में हमारे 12000 सैंपल्स हैं। बात समझ में आ रही है? जो भी हमारे 4 सिग्नल है उनके पास में हमारे 12000 सैंपल्स हैं। क्लियर बात है? ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी डायग्राम दिया होता है, सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये जज करना है कि हमारे जो भी ट्रांसमीटर है उनके पास टोटल कितने सैंपल्स हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारे ट्रांसमीटर के पास टोटल 12000 सैंपल्स हैं।
ठीक है, ओके। अब आप लोगों को इसको समझने के लिए, इसको बनाने के लिए मैं सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमेशा जो सबसे छोटी वाली सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उससे सबसे जो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उसको डिवाइड करके आप नंबर ऑफ सैंपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अगर मैं सबसे छोटी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरी 2 किलोहर्ट्ज़ आई, और सबसे बड़ी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो लास्ट के 2 के लिए थी 4 किलोहर्ट्ज़ आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं एक सैंपल लेता हूँ तो उस समय मुझे इसके 2-2 सैंपल लेने पड़ेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? जब हमारा इसका एक सैंपल आता है, इसका एक सैंपल आता है, तो तीसरे और चौथे ट्रांसमीटर के 2-2 सैंपल आएंगे। तो एक रोटेशन पे हमारा जो भी कम्यूटेटर है उसको कितने सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे? एक रोटेशन पे हमारे जो भी कम्यूटेटर है उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे टोटल 6 सैंपल्स, 2 थर्ड वाले ट्रांसमीटर के, 2 फोर्थ वाले ट्रांसमीटर के, सेकंड वाले का एक और फर्स्ट वाले का एक। ठीक है, तो टोटल हमारे 6 सैंपल उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता है, मेन काम हमारा होता है कम्यूटेटर डिजाइनिंग का। हमेशा आप लोगों को ऐसा ही सर्कल बनाना है और ऐसे ही आप लोगों को ड्रॉ भी करना है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमारे पास 6 सैंपल्स आए रहे, तो आप लोगों को इन 4 बार्स की जगह, इन 4 कॉन्टेक्ट्स की जगह आप लोगों को 6 कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को 6 कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और आप लोगों को क्या होगा, देखना होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे और चौथे में 2-2 कॉन्टेक्ट हैं, तो आप लोगों को जो भी जहाँ पे भी सपोज़ ये और ये मैंने 2 कॉन्टेक्ट लिए, तो आपको इनको आपस में जोड़ के तीसरे वाले ट्रांसमीटर में प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे वाले ट्रांसमीटर के पास 2 कॉन्टेक्ट हैं। तीसरे वाले ट्रांसमीटर के पास 2 सैंपल है। बात समझ में आई? तो यही जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को सिर्फ मुझे कम्यूटेटर डिजाइनिंग का कुछ बताना था, तो यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर डिजाइनिंग का खत्म होता है। ये हमारा बेसिक ओवरऑल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टॉपिक, इसका थियोरेटिकल पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं 1 या 2 क्वेश्चंस लेके आप लोगों को मैथमेटिकली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये बता देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।